जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज जो पेश है, जो आज का वीडियो है वो इंटरमीडिएट क्लास से विषय रसायन विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर है। आज का ये मॉडल पेपर 2022 में आने वाला है। बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए आज के क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देखिए। 15 मिनट यहाँ निर्देश समझ लें आप। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रपत्र पढ़ने पर के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक अंक के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। तो पहले में आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प में से एक सही है, ये आपको चूज करके देना होगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए क्या है। पहला कक्का कह रहा है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना होगा कि कितने यहाँ पर संख्या में कितने होते हैं। तो ये तो आपको बताना होगा कि क्या है। तो देखिए क्या इसका आंसर, पहला में 2, दूसरे 3, 4, 5, तो क्या है सही? ये पहला सही है। तो आपको लिखना होगा ऐसे, कॉपी पे लिखना होगा कि 1 का कौन सा तीसरा ऑप्शन, ये आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, यानी अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको लिखना होगा उत्तर नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। तो इस तरह से आपको नंबर दिखाना होगा, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जब आप इतना लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए लिखना अपनी कॉपी पर ज़रूर होता है, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आ गया, ये ऑप्शन को देखते रहें। लिखा है, खा खंड है कि निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। 1% ग्लूकोज का, 1% NaCl का, 1% कैल्शियम क्लोराइड का, 1% सुक्रोज का। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो ये आपको बताना है। तो ये सही आंसर है आपका 1% कैल्शियम क्लोराइड का। तो आपको लिखना होगा कि उत्तर नंबर कितना, 1 का खा खंड में कौन सही है, तीसरा। ऐसे ये 3 सही है, तो आपको ऐसे लिख देना होगा उत्तर नंबर 1 का खा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, ये क्वेश्चन है। देखिए, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या है। तो ये आपको देना होगा कि उसका जल और ऑक्सीजन का भारानुपात कितना है। तो कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। तो आपको लिखना होगा गा का कौन पहला। ठीक है, इस तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह से है। अब क्रिया ये आपको दिखाया गया है। 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2 में Y बराबर के H2O2 है। तो इसका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें विकल्प सही, ये प्रथम कोटि की क्रिया है। तो आपको लिखना होगा घा का कौन सा पहला, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो 1 घा का दूसरा। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर प्राप्त उत्पाद क्या होते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर जो प्राप्त उत्पाद होगा वो क्या है, ये C6H5NHOH। ठीक है, तो इसमें कौन सही है, अंगाखंड सही है। अंगा का कौन सही है, दूसरा। अंगा का दूसरा सही है। तो आपको ऐसे विकल्प दिखाना होगा कि अंगा का दूसरा खंड सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ये निम्न में से कौन सा खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है? निम्न में से कौन सा खनिजारों अपक्रिया नहीं देता है? ये विकल्प है आपके, चारों विकल्प दिए हुए हैं, तो कौन सा नहीं देता है? CH3 CH2 OH CHO, यानी CHO ग्रुप नहीं देता है। तो कौन सही है इसमें? चाखंड सही है। आपको लिखना होगा कि वन चा का कौन सा सही है? दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर में देना होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, अब लिखित वाले होंगे क्योंकि आप जस्ट ऑप्शनल खत्म हो गए। अब आपको दो दो नंबर के क्वेश्चन चालू हो गए। जो एक नंबर था वो विकल्प में था, 6 नंबर आपने क्लियर किए। अब आ गया पहला क्वेश्चन आपका, ये है रिक्तिका की परिभाषा दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि रिक्तिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखिए, ये है आपका कि धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तो उनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाती है। ठीक है, क्लियर। फिर से देख रहे हैं, धातु, ये बता रहा है कि धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब उनके मध्य में एक स्थान बन जाता है और उसी उपस्थित स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर, क्योंकि इसमें 70 के 70 नंबर आपको हल करवाया जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ और हल करते चलें। अगला आ गया दूसरे नंबर, खा खंड आ गया। दूसरे का खा खंड है और ये भी आपको 2 नंबर दिला सकता है। दो द्रव ये तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर व 60 मिलीमीटर। ठीक है, वाष्प दाब कितना है? इतने इतने हैं। ये के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब कितना होगा? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हल देखते हैं कैसा है। ये कुल दाब आपको देखना है तो PA डैश प्लस PB डैश, तो PA बराबर क्या हो जाएगा? PA गुणे x से। तो PA का मान आपके देखिए यहाँ पर x, ये बराबर हो जाएगा 80 गुणे 3/2.2 + 3। तो इसका मान क्या होगा? सभी का मान रख देंगे तो 80 × 3/5 इंटू कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर काटा गया 5 एकम 5, 516 80, यह हो गया 16, ये हो गया 16। ठीक है, अब 16 को 3 से गुणा कर दिया गया तो 16 × 48 हो गया। ठीक है, फिर ये PA का निकल गया। अब PB का भी ऐसे निकालेंगे तो PB का ये मान आपका कितना हो जाएगा? देखिए ये 60, ये देखिए, हाँ, तो PB का निकालेंगे तो PB गुणे XP, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 60। तो 5 एकम 5, 5 बरहियम 60, 12, यहाँ हुआ 12, क्या हुआ? ये 12 हुआ और 12 दूना 24। अब दोनों को मिला देंगे, 48 ये वाला और 24 ये वाला, दोनों को कितना मिला देंगे, कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, ये चीज़ आपका सही हो गया। तो कुल दाब आपसे पूछ रहा है तो कुल दाब आपका कितना हो जाएगा? 72 mm। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो इतना आप करेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपके, ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, ये है उत्तर। बदो रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः यह सिल्वर नाइट्रेट से निम्नलिखित क्रिया देता है। कॉपर को जब सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेंगे तो कॉपर आयन अलग हो जाएगा, नाइट्रेट अलग हो जाएगा और आयरन, ये आपका सिल्वर अलग हो जाएगा। तो कॉपर प्लस, यहाँ पर देखें, जब अब क्या करेंगे कॉपर को Ag से तो 2 आयरन बन जाएगा, कॉपर अलग हो गया और HNO3 का देखिए ये भाग अलग हो गया और Ag आपका 2Ag अलग हो गया। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu2+ विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, अगर ये आप इतना करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये नाइट्रोबेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर जब NO2 लग जाएगा तो इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाने की किन्हीं दो विधि आपको लिखना है। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि बताइए, दो विधि, तो आपके लिए आ गया नाइट्रोबेंजीन बनाने की ये देखिए पहली विधि है बेंजीन से, दूसरा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, ये देखिए, तो पहले विधि देखते हैं बेंजीन से। तो बेंजीन का सूत्र आप तो जानते हैं, C6 होता है। जब HNO3 के साथ में जब क्रिया कराते हैं तो C6H5 में यह NO2 जुड़ जाता है, यह NO2 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6, लेकिन जब ये NO2 बनेगा तो एक ही यहाँ काम हो जाएगा तो C6H5 हो जाएगा और ये NO2 यहाँ से जुड़ जाएगा, तो C6H5 NO2 बन गया। अब क्या करना है आपका, एक H यहाँ का और एक H इसका, तो ये H2O बन गया आपको। ठीक है, यहाँ NO3 था ना, तो यहाँ NO2 तो निकला, तो एक वो यहाँ का बचा और दो H यहाँ, तो ये आपका बन गया जल, तो ये बन गया आपका जल। तो पहला है बेंजीन से। ठीक है, आपने बेंजीन से बना लिया। दूसरा देखिए कैसे बनाते हैं आप, ये दूसरा देखिए, दूसरा आपने बनाया है किससे, डाइजोनियम क्लोराइड से। तो डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl, जब बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा दिया तो डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। जब इससे अपक्रिया कराते हैं तो ये देखिए N2F4 बनता है, फिर इसमें कॉपर के साथ में प्रक्रिया कराते हैं NaNO2 के साथ में, तो क्या बनता है, NO2 बन जाता है। बेंजीन के साथ में NO2 लग गया तो इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन में, तो ये दो विधियों से आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, विलयन के मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको मोलरता निकालिए, जल विलयन पार्ट का है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिर से समझ लें कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl किससे में घुला है, 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है। ठीक है, तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ये है, तो विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, NaCl के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। क्लियर, तो मोलों की संख्या और मोल की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार के। तो NaCl का जितना भार होगा उससे उतना बटा विलयन का क्या हो जाएगा, अणुभार, भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। NaCl का भार आपको दिया हुआ कितना, 5.8 ग्राम, ये इतना भार है। अब इसका अणुभार आपको निकालने हैं। ठीक है, तो अब आप इसका निकालेंगे क्या, अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए क्या होता है, अणुभार में सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो 23 और 35 को जोड़ लेंगे तो NaCl का निकल आएगा ना भाई, Na का 23 है और Cl का कितना है 35.5, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 58.5। अब विलयन का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन आपको किसमें बनाना है, लीटर में बनाना है। तो 200 ml दिया हुआ है, तो 200 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या निकल आएगा आपका लीटर में उसका आयतन निकल आया ना। ये देखिए 0.20 लीटर आपका आ गया। अब मोलरता आपको निकाल लेनी है, तो भार कितना है 5.85 बट्टे आपका अणुभार कितना निकाला आपने 58.5। ठीक है, इतना निकाला, और आपने ये कितना निकाला, इसका वो आयतन क्या है, यहाँ पर ये आपका आयतन है, यहाँ पर आपका 0.20 निकला है ना, ये आपका निकला है आयतन। ठीक है, अब आप इसको क्या कर रहे हैं, सभी को हल कर दीजिए। तो हल करने के बाद में क्या हुआ, आपका ये निकल आया कितना 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए नहीं समझ गए, अगर नहीं समझ पाए तो इसको पुनः हल करके बताया जाए। देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए 5.85 है, नीचे 58.5 है ना। तो यहाँ पर आप इसको पता करेंगे तो दोनों को दशमलव हटा देंगे, तो यहाँ एक नीचे जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, किधर, यहाँ पर। तो अगर आप करेंगे तो इसे 0. ये हटाना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 0.1 हो जाएगा नहीं। जब आप इसको हटाएंगे तो इतना बटा 0.2020। अब यहाँ एक अंक बाद दशमलव, यहाँ एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना 10/20। अब 20 से 10 को भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे और 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 0.5 हो गया नहीं, हो जाएगा ना।
ना हो तो फिर से देखिए, ना हो तो हम यहाँ पर हल करके दिखाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए यहाँ पर हम इसको हल करके दिखाते हैं। देखिए क्या है, जैसे यहाँ है 5.85, ठीक है, बटे 58.5। ऊपर देखें आप, एक अंक, 2 अंक बाद दशमलव, नीचे कितना है, 1 अंक बाद। तो इस दशमलव को हटाने के लिए आपको यहाँ एक जीरो बढ़ाना होगा। अब दोनों में दो दो अंक पर दशमलव हो जाएगा ना। अब ये दशमलव आपका यहाँ का और ये दशमलव हट गया। अब ये हुआ क्या, ये हुआ 585 बटे कितना, ये 8550, ठीक है। अब आप इसको और सरल कर तो 585 कम 585, 585 दहम्मा इतना, अब आया 1/10, ठीक है। ये ऊपर की बात कर रहे हैं। अब 1/10 को आप सरल करेंगे तो 10 से जब 1 को भाग देंगे तो 0.1 आएगा। कितना आया, 1। ऊपर का भाग कितना आया, 0.1 बटा। अब आप बटा कर ले, अब बटे किससे भाग करना है, 0.20 से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऊपर का तो आपको समझ में आया कि ऊपर आया 0.1, तो यहाँ ऊपर कितना आया आपका 0.1 बटा नीचे कितना है आपका 0.20। वही चीज़ फिर यहाँ देखिए, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक, तो यहाँ पर इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 1 अंक बढ़ाना होगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर आ गया 10 और यहाँ नीचे आ गया 20। अब 20 से भाग दे दीजिए किसको, 10 को, जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, 20 पंचे 100, हो गया ना। कितना आया, 0.5 आया ना। तो 0.5 मोल प्रति लीटर। क्लियर, समझ गए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। समझ आया ना, तो अगले सवाल की तरफ बढ़े अब। ये इसको मिटाना भी जरूरी है भैया, तो देखिए जल्दी से इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल ये आया, 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता आपकी कितनी है, विलयन की चालकता आपको कितनी है, ये दिखाई दे रहा है 0.028248। इसकी मोलर चालकता की परिकल्पना आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मोलर चालकता आपको निकालनी है, तो देखिए कैसे निकलता है। ये आपका ये तो चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा गुणे 1000 बाई मोलरता, ठीक है। ये मान रख देंगे, ठीक है, मान आप रख देंगे, इसका मान आपको निकल आएगा। देखिए NCERT का भी क्वेश्चन है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में तो आपका प्रमोट हुआ था, और ये 22 में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, आपसे पूछ रहा है कि अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। चलिए उत्तर देखते हैं क्या है। यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में किसी क्षण अभिकारक का आणविक सांद्रण C हो तो उस समय अपक्रिया का वेग dx/dt सांद्रण C के समानुपाती होता है, अर्थात dx/dt प्रोपोर्शनल C। यहाँ पर देखिए dx/dt प्रोपोर्शनल C या dx/dt बराबर kc, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। अब यह C बराबर 1 है तो dx/dt बटे डी के बराबर 1। अतः स्थिरता पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अपक्रिया के वेग को उस अपक्रिया का क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। हो गया ना, वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह से है आपका। देखिए जितना आप कर देंगे उतना आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये रसायन विज्ञान है, इसमें नंबर कटने वाला नहीं है, बशर्ते यही है कि आपको नंबर पूरे आने चाहिए। जो भी चीज़ है मतलब नंबर आपको फुल नंबर मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल क्या करना होगा कि जितने भी उत्तर हैं आपको देने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्रव विरोधी शाल, द्रव अस्नेही शाल और द्रव विरोधी शाल से अधिक अस्थायी क्यों होता है, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि द्रव अस्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं। द्रव अस्नेही कोलाइड के उदाहरण जैसे गोंद है, जिलेटिन है आदि है, तथा द्रव विरोधी कोलाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड साल आदि है।
ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता को समझाइए। तो लो समझो भाई, वर्ग 15 के सभी तत्व MH3 के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां MnP जहाँ एम बराबर आपको बताया गया है कौन कौन से हैं। एन है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एस है ना, Sb है, Bi हो सकता है। ये हाइड्राइड गुणों में नियमित क्रम परिवर्तन दर्शाते हैं। अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीविन, बिस्थमीन, इन हाइड्राइडों की रचना पिरामिडी होती है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन यानी Np, As, Sb, Bi कैसे होते हैं, Sb संकरित होते हैं, जिनके कारण संकरण में 4 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। इन 4 sp3 संकरित कक्षकों में से एक कक्षक पहले से ही युग्मित होता है, जो अतिव्यापन में भाग नहीं लेता है, तथा शेष 3 संकरित कक्षक अपने ही अक्षों पर 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 3 s कक्षकों द्वारा अतिव्यापन करते हैं। 3 कक्षकों से अतिव्यापन से 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं, तथा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म व आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म के बंध प्रतिकर्षण के कारण इनकी ज्यामितीय चतुष्फलकीय की पिरामिड में परिवर्तित हो जाती है। फलस्वरूप आबंध कोण भी 109 इतना से घट जाता है। ये देखिए, इसका आपका संरचना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक पॉइंट और लिखा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के आकार में वृद्धि तथा विद्युत ऋणात्मक के मान में कमी के कारण आबंध कोण क्रमशः घटता है। अगला क्वेश्चन है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से देख लो कि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्यों नहीं बनाया जा सकता। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन गैब्रियल संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड द्वारा निर्मित निरायन के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं नहीं देता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर बनाने होंगे। यहाँ पर देखिए, ये एरियल हाइलाइट्स बनता है और यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होती है, जिससे ये देखिए, तो ये आपको दिखाना होगा। ठीक है, दोनों ये लिख करके ये संरचना आपको बना करके दिखाना होगा, तब आपको नंबर मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लिखना होगा कि इससे कोई अपक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों अधिक होती है। कह रहा है कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है। तो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला है, क्या है पहला कारण, देखिए, धातु अणु का छोटा आकार, धातु अणु का छोटा आकार होना, धातु अणु का उच्च नाभिकीय आवेश, लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा में डी कक्षकों की प्रायिकता। ठीक है, तो ये इतने आपके कारण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया का समीकरण क्या है, के बराबर 2.303/t log ये बाय ये माइनस एक्स। तो माना प्रारंभिक मान कितना है आपका 100, तो x बराबर 75, तो इसका k का मान क्या हो जाएगा 2.303/t 3/4 log 100/2 ये बराबर कितना हो जाएगा log 4 के। इसी प्रकार
टी हाफ का मान भी निकल आएगा। टी हाफ बराबर होता है 2.303 के log 2। समीकरण 1 को 2 से भागाकार करने पर, अपने भाग देने पर ये देखिए आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये अब क्रिया को 3 बटा 4 भाग पूरा करने में लगा समय 2 गुणे अर्धायु। देखिए जल्दी से आप नोट कर लिए, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एल्कोहल का पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता क्यों, या नहीं करते हैं क्यों? तो पोटेशियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक अम्ल में देखिए इस अपक्रिया में H2SO4 एक ऑक्सीकारक है। यह अपक्रिया के दौरान निर्मित HI तथा I2 को ऑक्सीकृत कर देता है एवं HI का एल्कोहल की क्रिया से एल्किल हैलाइड का निर्माण को रोक देता है। इस समस्या के निदान के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपक्रिया के लिए HI उपलब्ध कराता है तथा H2SO4 के समान I2 नहीं देता है। ठीक है, ये मुख्य कारण है, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड से अपक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं 2 अपक्रियाएं दीजिए जिनमें फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए कैसे है ये। फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करने वाली अपक्रियाएं निम्नलिखित हैं। सोडियम से अपक्रिया, फिनाल सक्रिय धातु जैसे सोडियम से अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है। देखिए फिनाल है, ये आपका फिनाल है, ये फिनाल है आपका। जब फिनाल सोडियम से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर देखिए H यहाँ से निकल जाता है और Na वहाँ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? सोडियम फिनाक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम, यानी H निकलेगा तो, और सोडियम जब वहाँ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फिनाक्साइड बनेगा, सोडियम फिनाक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन आपकी बाहर आएगी। दूसरा है NaOH से अपक्रिया। तो NaOH से जब अपक्रिया करेंगे तो फिनाल NaOH से अपक्रिया करके फिनाक्साइड तथा जल बनाता है। ये फिनाल की तुलना में फिनाल अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि फिनाल से एक प्रोटॉन निकल जाने के बाद प्राप्त फिनाक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि एथाक्साइड आयन अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, ये मुख्य कारण है आपका। ये देखिए ये, ठीक है, तो ये संरचना आपको बनानी होगी। ये संरचना सीख लें और संरचना में देखें कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि जहाँ पर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से ये बना हुआ है, तो जहाँ पर इसका नोक है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल था तो यहाँ जाकर के डबल हो गया। ठीक है, तो जहाँ से पुच्छ भाग होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है और अग्र भाग में जहाँ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, ये अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल, फिनाल, ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। पूछ रहा है कि एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको कई उपयोग देखे। एल्कोहल के प्रमुख उपयोग, फिनाल के प्रमुख उपयोग और ईथर के प्रमुख उपयोग। ठीक है, तीनों उपयोग दिखाए गए हैं। एल्कोहल के जैसे यहाँ पर देखिए एल्कोहल के ये प्रमुख उपयोग है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एल्कोहल का उपयोग है। दूसरा देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ये फिनाल का है, और तीसरा है आपका यहाँ ये ईथर का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि तीनों ये ईथर के हैं, तो ये तीनों के आपको उपयोग दिखाने हैं। देखिए पढ़ कर के आपको बताते हैं, तो पहले एक एक करके। तो एल्कोहल का प्रमुख उपयोग देखिए, मेथिल एल्कोहल तथा गैसोलीन का 20% मिश्रण एक श्रेष्ठ मोटर ईंधन है। इसका प्रयोग तेल, वसा तथा वर्निश के ब्लैक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों तथा प्रतिशीतलक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रंजक, औषधियों, सुगंधियों के निर्माण में भी किया जाता है। इसका उपयोग टेरिलीन तथा पॉलीथीन के निर्माण में भी होता है। इसका उपयोग अल्कोहलीय पेय पदार्थों में किया जाता है। अब देखिए फिनाल का उपयोग देखें क्या है। फिनाल का प्रमुख उपयोग, इसका उपयोग पिकरिक अम्ल, अब फिनाल देखिए फिनाल में क्या है, इसका उपयोग पिकरिक अम्ल के निर्माण में, रेशम ऊन के रंजक के रूप में, इसका उपयोग
हेक्सेनॉल विलायक के निर्माण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, लोशन, ऑइंटमेंट तथा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग एजोरेंजक, फिनाल्फथेलिन है ना, ये सब चीज़ देख लीजिए आप। ये इसका उपयोग, ईथरो का उपयोग देखिए, इसका सर्वाधिक प्रयोग उद्योगों में तेल, रेजिन, गोंद, विलायक के रूप में, ईथर, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक तथा बटर जबक्रिया में ईथर का प्रयोग सामान बेहोशी कारक के रूप में, अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण में, है ना, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया ईथर, अल्कोहल आदि के प्रयोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया क्या होता है जब। ये 5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। क्या होता है जब में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। क्या होता है जब आपको एक एक केवल रासायनिक अपक्रिया देनी होगी और एक एक नंबर आपको मिलेंगे। एसीटोन की अपक्रिया अमोनिया से। चलिए पहला चलिए क्या है ये एसीटोन की अपक्रिया। ये एसीटोन है आपका CH3CO। ये आपकी अपक्रिया किससे कर रहे हैं? अमोनिया से। जब H3 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका? तो डाई एसीटोएमीन बनेगा। क्या बनेगा? डाई एसीटोएमीन। क्लियर। तो जब एसीटोन की क्रिया अमोनिया से की जाती है तो क्या बनेगा? डाई एसीटोएमीन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब एसीटोन की क्रिया किससे कराई जाती है? अमोनिया से जब कराई जाती है तो क्या बनता है आपका? तो डाई एसीटोएमीन बनता है। क्या बनता है? डाई एसीटोएमीन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। ये केवल रासायनिक अपक्रिया ही देने होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग ब्लेंड के साथ अपक्रिया करता है। दूसरा पूछ रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग ब्लेंड के साथ में जब अपक्रिया करता है तो देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO कॉपर ऑक्साइड NaOH से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? CU2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, ये अगर ये आप इतना लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्लोरोफार्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरोफार्म को चांदी के चूर्ण के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? देखिए ये जब क्लोरोफार्म यानी CHCl3 को जब सिल्वर के साथ में अपक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? एसिटिलीन बनती है। क्या बनती है? एसिटिलीन। ठीक है, देख लो। अगला क्वेश्चन देखें। बेंजोइक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो देखिए बेंजोइक अम्ल को जब ये नीचे वाले देखें, जब बेंजोइक अम्ल को किससे अपक्रिया कराते हैं? HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बनता है आपका? एनिलीन बनता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये आपका है। ये जब C6H5COOH NH3 से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है आपका? एनिलीन प्राप्त होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। ये फिनाल का स्टिरीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में किया जाता है। फिनाल का स्टिरीकरण पिरीडीन की उपस्थिति में किया जाता है तो देखिए ये स्टिरीकरण क्या है कि फिनाल निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कर आर्थो व पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनाल बनाता है। देखिए ये आपका फिनाल है और फिनाल या जब यहाँ CH3CO से अपक्रिया करता है तो यहाँ इस पोजीशन को क्या कहते हैं? आर्थो। इसको कहते हैं मेटा और इसको कहते हैं पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्थो की पोजीशन बनाता है और दूसरे में देखिए ये पैरा की पोजीशन बनाता है। ठीक है, ये तो इसे कहते हैं पैरा एसिटिल फिनॉल और यहाँ पर देखिए ये अल्फा एसिटिल फिनॉल। ठीक है, अगर यहाँ पर बनाता है तो आपको तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बनाता है तो इसको आर्थो कहेंगे और अगर इस पोजीशन पर बनाता है तो इसे क्या कहेंगे? पैरा बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? केवल आपको समीकरण देने हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? 5 नंबर दिया जाएगा। एक एक क्वेश्चन के लिए एक एक अंक निर्धारित हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एसिटिक एसिड देखिए किस तरह, इस तरह से ये CO2 यानी COO, इसमें ये है आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ये आपका ग्रिग्नार्ड है।
ये RMGX, ये RMGX एक ग्रिग्नार्ड है। जब इसे आप क्या करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। क्या बनता है? आपका एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। एसीटोन से क्लोरोफार्म, एसीटोन से जब क्लोरोफार्म क्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए क्या होता है। जब ये एसिटिक CH3 ये आपका एसीटोन है, और जब इसके साथ में यानी इससे एसीटोन से आप क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, जब CH3 के साथ में अपक्रिया करेगा किससे? ये Cl2 और NaOH से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? आपका क्लोरोफार्म बनेगा। ठीक है, तो एसीटोन को किससे क्रिया कराएं कि क्लोरोफार्म बने? तो ये आपकी अपक्रिया होगी। समझ पा रहे हैं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड, एसिटोमाइड देखिए कैसे है। या एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड CH3CO अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो आपको एसिटेमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एसिटेमाइड है। इसी को कहते हैं एसिटेमाइड, एसिटेमाइड है। ठीक है, ये एसिटेमाइड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? ये है आपका फिनाल से एनिलीन आप कैसे प्राप्त करेंगे? फिनाल से एनिलीन। ठीक है, चलिए फिनाल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? ये है फिनाल से एनिलीन। ये फिनाल है, अमोनिया से क्रिया करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस पर तो आपको एनिलीन प्राप्त होगा। ये किसका सूत्र है? एनिलीन का। जब बेंजीन के साथ में ये आपका NH2 लग जाता है तो इससे एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में बर्कलैंड आइड का सचित्र वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर 5 नंबर का है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की बर्कलैंड आइड का सचित्र वर्णन कीजिए और तथा टिन की सांद्र HNO3 के साथ में अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो ये देखिए आपको दिखाना है। ये है बर्कलैंड और आइड की विधि या आर्क विधि। तो यहाँ पर देखिए, बर्कलैंड और आइड की विधि में विद्युत आर्क भट्ठी में अति उच्च ताप पर वायु की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सीधे संयोग से नाइट्रिक अम्ल बनाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नाइट्रिक अम्ल बनाई जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। देखे हो गए ना। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित करने पर नाइट्रिक अम्ल का तन विलयन बनता है। ये तन विलयन बन गया। NO2 प्लस H2O शाम HNO3 प्लस HNO2। ठीक है, बन गया ना। इस अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है परंतु आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः सतलीय के नियम के अनुसार उच्च ताप पर अधिक नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। बर्कलैंड और आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने में प्रयुक्त संयंत्र इस तरह से लगे हुए हैं। ये देखिए, ये आपके संयंत्र हैं। देखिए, संयंत्र आपको बनाने को पढ़ाया गया था और आप बना लें पुनः। इस विधि में कार्बन डाइऑक्साइड के धूल के कणों से रहित शुष्क वायु एक विद्युत आर्क भट्ठी में प्रवाहित की जाती है। विद्युत आर्क भट्ठी में जल शीतित कॉपर इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क के समकोण लगे विद्युत चुंबक आर्क को एक वृत्ताकार डिस्क के रूप में फैला देते हैं जिसका ताप लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। जब वायु इस वृत्ताकार आर्क में से निकलती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। भट्ठी से निकलने वाली गैसों को शीघ्रता से शीतलित्र में 1000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। फिर गैसीय मिश्रण को, जिसमें लगभग 1% नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, बॉयलर में से प्रवाहित करते हैं। बॉयलर में गैसों की ऊष्मा लेकर के जल भाप बनता रहता है और गैसें लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी हो जाती हैं। इसके पश्चात गैसीय मिश्रण को शीतलित्र में ठंडा करते हैं जिससे उसका ताप लगभग 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गैसीय मिश्रण को 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उससे लोहे के बने हुए ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं जहां नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए, NO+O2 NO2 में परिवर्तित हो गया। इसके उपरांत गैसीय मिश्रण को क्वार्टर से भरे हुए 65 से 80 फीट ऊंचे और
18 फीट व्यास के ग्रेनाइट्स के बने हुए अवशेष टावरों में भेज देते हैं, जिनमें ऊपर से जल गिरता रहता है। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड अवशोषित हो जाती है, क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, और नाइट्रिक अम्ल का तत्व विलयन प्राप्त होता है। ये NO2 में आप क्रिया करेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा। पहले टावर में लगभग 30% सांद्रता का नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने में बहुत अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। यह विधि अब प्रयुक्त नहीं की जाती है। देखिए ये आपका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन आपको आना चाहिए। देखिए हो गया ना। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर आपको दिला सकता है अगर आप ये कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपको श्रेणीबद्ध रूप से यहाँ से लेकर के और ये आपको इससे पढ़ना होगा। धीरे 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 आप इसको पढ़ लें, चित्र बना लें, है ना, ये नंबर आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पेप्टाइड बांध, पहले को आपको दिखना है पेप्टाइड बांध क्या है। तो ये पेप्टाइड बांध रासायनिक रूप से पेप्टाइड बांध COOH समूह तथा NO2 के समूह के मध्य बना एक आबंध होता है, जो एक जैसे अथवा भिन्न अमीनो अम्लों के अणुओं के मध्य क्रिया के एक अणु के अमीनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड बंध बनता है। अमीनो अम्लों के परस्पर संघनन से बने उत्पाद को क्या कहते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। जब ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक अम्ल गैलेनिन के अमीनो समूह के साथ संयोग करता है तो हमें एक पेप्टाइड ग्लाइसिल एलैनिन प्राप्त होता है। ठीक है, ये देखिए ये क्रिया देखिए H2NCH2COOH प्लस H2N से आप क्रिया कराते हैं तो इसमें जल के एक अणु मुक्त हो जाता है और क्या बनता है, ग्लाइसिलएलानिन बनता है। ठीक है, दूसरा बताया गया है ओलिगोपेप्टाइड। ये प्रायः 5 से 10 अमीनो अम्ल के बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड 10 के ऊपर से बने होते हैं। प्रोटीन्स प्रायः 100 से अधिक अमीनो अम्लों से बने होते हैं। प्राथमिक संरचना देखिए, दूसरा पूछा गया था प्राथमिक संरचना। प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में संयुक्त होते हैं। अमीनो अम्लों का यह विशिष्ट क्रम प्रोटीन के प्राथमिक संरचना बनाता है। प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अर्थात अमीनो अम्लों के क्रम में परिवर्तन से भिन्न प्रोटीन उत्पन्न करता है। अगला, और ये पूछा गया था अंतिम में पूछा गया विकृतीकरण क्या है। तो जैव विकास में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा विशेष सक्रिय वाली प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन कहलाती है। जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन जैसे ताप में परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो हाइड्रोजन आबंधों में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गोलिका खुल जाती है तथा हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं तथा प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता को खो देती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण के दौरान क्या होता है, सेकेंडरी और टर्सरी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन विकृतीकरण का एक सामान्य उदाहरण है। यह एक अन्य उदाहरण दही का जमना है, जो दूध में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होने के कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका सवाल, ये रहा आज का पेपर। ये पेपर आपको बहुत ही लाभकारी होगा अगर आप इंटरमीडिएट के इम्तिहान देने वाले हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहें, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।